कक्षा 8वीं हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है और आज हम संवाद लेखन सीखेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल की और आज वक्त है कि जब हम संवाद लेखन को सीखें। संवाद का क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है और एक अच्छे संवाद में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो आज हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। आइए हम अपनी कक्षा में आगे चलते हैं। देखिए, संवाद लेखन के अंतर्गत हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है, वह पॉइंट्स या वह बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संवाद लेखन क्या है और एक अच्छा संवाद लेखन कैसे करना चाहिए। संवाद लेखन में ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी बातें हैं कि जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए और संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या एक अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण आपको सीखने के लिए यानी आप उन्हें देखकर समझ सकें कि इस प्रकार से हमें संवाद लेखन करना चाहिए। फिर संवाद लेखन संबंधी कुछ प्रश्न हैं, वह आपको अभ्यास करने हेतु दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कि संवाद लेखन क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। यानी वार्तालाप, बातचीत, संभाषण और संवाद ये सभी एक ही हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा और उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन नहीं सुनना चाहता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इसमें छात्रों के तर्क करने की शक्ति बढ़ती है, यानी छात्रों में तर्क करने की जो शक्ति है वह उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है और इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए। व्यक्ति वातावरण और स्थान के अनुसार इसकी यानी कैसी होनी चाहिए भाषा, व्यक्ति के स्वभाव, वातावरण आदि के अनुसार एक संवाद को लिखा जाना चाहिए या बोला जाना चाहिए। यह इसकी विशेषता होती है और इसकी भाषा भी ऐसी होना चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए जिससे वह आकर्षक लगे। संवाद के अनेक नाम हैं: वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुप्तगू, संभाषण इत्यादि। यह कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान है और इसके माध्यम से पात्रों की सोच,
चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र का पता चलता है। नाटकों के संवादों से कथा वस्तु का निर्माण होता है। तो जो संवाद लिखने की जो कला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक हैं, रंगमंच के जितने भी नाटक आदि होते हैं और उपन्यास, कहानी, एकांकी आदि जो लिखे जाते हैं, सभी में संवाद का सहारा लिया जाता है। और छोटी कक्षाओं से बच्चों को संवाद लेखन में रुचि उत्पन्न करके उनके अंदर जो साहित्यिक क्षमता है उसको निखारना होता है और साथ ही साथ उनमें लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। संवाद के माध्यम से हम अपनी भाषा, तार्किक क्षमता, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता आदि में आदि को बढ़ा सकते हैं। अब अच्छी संवाद रचना के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला है संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक हो। दूसरा है संवादों में रोचकता और सरसता हो, यानी नीरस ना हो वाक्य जो बनाए गए हैं संवाद के, तो वह रोचक भी होना चाहिए और वह सरस भी होना चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो और उनमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। क्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? बहुत कठिन। अप्रचलित मतलब जो प्रचलन में शब्द हैं ही नहीं, यानी कभी मान लीजिए जो शब्द 500 साल पहले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते थे, यदि आज वर्तमान में कोई नाटक लिखा जाए और उन शब्दों का प्रयोग किया जाए, या फिर किसी भाषा के बहुत कठिन शब्द जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हों, यदि उनका प्रयोग किया जाए, बहुत कठिन शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वह किसी को समझ में ही नहीं आएगा। संवाद के जो पात्र हैं उनकी सामाजिक स्थिति के, यानी संवाद जो हैं, जो पात्र हैं उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल हों। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर रहना चाहिए, तभी क्या आएगा, एक कहना चाहिए कि नाटक में सजीवता आएगी। संवाद में जो भी कहना चाहिए कि नाटकीयता नहीं लगेगी एकदम। तो वह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति का संवाद है और कोई शिक्षित व्यक्ति का संवाद है, तो दोनों की भाषा में, बोलने के तरीके में अंतर होना चाहिए। यदि यह अंतर नहीं होगा तो वह पूरा नीरस हो जाएगा और कहना चाहिए हास्यास्पद हो जाएगा। और लोगों को जो कहते हैं ना कि तार्किक क्षमता जो होना चाहिए, तो तर्क तो है ही नहीं इसके अंदर कोई, कि दोनों ही व्यक्ति एक जैसा वार्तालाप कर रहे हैं, तो फिर उसमें सुनने वाले को, देखने वाले को क्या आनंद आएगा। तो यह आवश्यक है कि उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार और उनकी शिक्षा कैसी है उसके अनुसार संवादों में अंतर होना चाहिए। यदि अंतर नहीं होगा तो वह संवाद अच्छा संवाद नहीं कहा जा सकता। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों, यानी वह संवाद जो है किसी भी विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे वह स्पष्ट कर पाए। संवाद ऐसा बने कि वो धीरे धीरे जिस बात के बारे में संवाद लिखा जा रहा है वह बात धीरे धीरे स्पष्ट हो जाए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद का समावेश होना चाहिए, यानी थोड़ा सा व्यंग हो, थोड़ा सा हंसी मजाक। विनोद का अर्थ होता है हंसी मजाक। थोड़ा संवाद ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़कर आनंद भी आए, कुछ सोचने पर भी हम मजबूर हो जाएं। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। अच्छे लेखन की विशेषताएं। अच्छे लेखन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्कसम्मत विचार होने चाहिए।
संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक सजीवता होगी, स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत बहुत रोचक होना चाहिए और ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर, यानी जिन जिन बातों का यहाँ वर्णन किया गया है, यदि उन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा संवाद आप लिख पाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी बातों को ध्यान रखकर भी ही आप संवाद लेखन करें। ठीक है, इससे उसमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। इनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है। देखो बेटा, क्या होता है कि यदि आप संवाद लेखन करते हो तो संवाद लेखन करने से आपको ये सभी चीज़ें, मतलब आपके अंदर सृजनशीलता आएगी, आप रचनात्मक कार्यों में आप लग सकते हो, आप के अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता आएगी और आप कहीं ना कहीं अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हो। तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें भाषा आपकी जो होती है, भाषा समृद्ध होती है, बातचीत करने का तरीका सुधरता है, भाषा में नए शब्द, नए वाक्य प्रयोग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भाषा तो किसी भी लेखन के किसी भी कार्य से, पठन के किसी भी कार्य से हमारी भाषा सबसे पहले हमारी भाषा समृद्ध होती है। और जिस व्यक्ति के पास उसका हथियार उसकी भाषा है, वह कई व्यक्तियों के बीच में बैठ करके भी अपना स्थान बना सकता है, वह भीड़ में भी अलग चमक सकता है। देखिए, जब हम कई लोगों के बीच में बैठते हैं तब वहाँ पर हमारा ज्ञान और हमारी भाषा ही हमारा आभूषण होता है। किसी भी बाहरी आभूषण से हम दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकते, और यदि डालेंगे तो वह प्रभाव केवल क्षणिक होगा, परंतु हमारे ज्ञान, बुद्धि, तर्क क्षमता और भाषा के ज्ञान से हम जो प्रभाव दूसरों पर डालते हैं वह प्रभाव स्थायी होता है। वह हमें हमेशा याद रखेगा कि किस प्रकार से उस व्यक्ति की भाषा अच्छी थी और किस प्रकार से वह जो है अपनी भाषा को सभी लोगों के बीच, अपनी बातों को सभी लोगों के बीच स्पष्ट करने में समर्थ था। तो बात यही है कि अपनी भाषा से हम प्रभाव डाल सकते हैं और कोई और ऐसी चीज़ें नहीं है जिनके द्वारा हम प्रभाव डाल सकें। या और अपनी भाषा को समृद्ध करने के छोटी कक्षाओं से ये प्रयास किए जाते हैं कि ये पत्र लेखन के माध्यम से, संवाद लेखन के माध्यम से, कविता और कहानी की रचना करके, कई प्रकार के लेखन पठन कार्यों के द्वारा भाषा और तर्क क्षमता में वृद्धि की जाए और विद्यार्थियों को साहित्य की ओर मोड़ा जाए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, संवाद के उदाहरण हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें संवाद करना चाहिए। बच्चों, संवाद लेखन के लिए, संवाद लेखन यह 5 अंक का आता है ना। आप लोगों की जो कक्षा है 9वीं कक्षा, 8वीं 9वीं, तो इसमें क्या होता है 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, इसमें संवाद लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और मैं समझती हूँ कि 5 अंक के लिए आपको कम से कम 10 पूर्ण वाक्य बनाना चाहिए, 10 पूर्ण वाक्य बनाना चाहिए और अभिवादन और इस सब के वाक्यों को छोड़ देना चाहिए। तो भी आपके कम से कम 10 पूर्ण वाक्य हों। यदि 10 से अधिक हो जाते हैं कोई बात नहीं, परंतु 10 से कम वाक्य नहीं होना चाहिए, जिससे आपको सबसे बड़ी बात कि आपकी बात कम से कम 10-12 वाक्य में पूरी हो पाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम परीक्षा में इसको लिखते हैं तो
तो हमें उतने अंक मिल पाएं। यानी अंक देने के लिए जो आपका परीक्षक है वह ये ना सोचे कि मैं अंक कैसे दूं क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। नमस्ते, हाँ, नहीं, इस प्रकार के वाक्यों को हम संवाद में नहीं लिखते। अब संवाद की कुछ चीज़ें आप समझिए कि जब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है तो वह संवाद पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए कि पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। भाषा का ध्यान रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। तो सबसे पहली बात है कि भाषा की वाक्य कम से कम कितने हों, 10 से 12 वाक्य हों, वाक्य पूर्ण हों। फिर वाक्यों में हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमारे जो वाक्य हैं वह तार्किक क्षमता वाले हों। तो आइए हम इस संवाद को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात की जो प्रारंभ के और अंत के जो वाक्य हैं उनको हम उस काउंटिंग में नहीं रखते 10 और 12 वाक्यों की, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला है सुप्रभात, सुप्रभात मित्र सुप्रभात। दूसरा सुप्रभात, सुबह सुबह पान खाए हो, क्या बात है। पहला, बात क्या रहेगी, उधर मनोज की दुकान की तरफ गया था। दूसरा, आजकल बड़ी बैठकी हो रही है उस चौराहे पर, लगता है सत्तू बांधकर पीछे पड़े हो उस पर। सत्तू बांधकर पीछे पड़ना एक मुहावरा होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल पीछे ही पड़ जाना किसी चीज के, उसी स्थान पर जाना बार बार। पहला, अरे क्या करें मित्र, समझ में नहीं आता, मेरा सारा वार ही खाली हो जाता है। देखिए पूरी भाषा मुहावरेदार भाषा है। दूसरा, तुम गलत करते ही हो, आखिर क्या बिगाड़ा है उसने जो इस तरह उसे परेशान करना चाहते हो। पहला परेशान करना, देखिए किस प्रकार से भावों की अभिव्यक्ति दी गई है। आश्चर्यबोधक यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है और विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने तो उसे भिखमंगा बना डालने की कसम खा रखी है, जीते जी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे लोग बड़ी निंदा करते हैं तेरी। पहला, करने दो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे यहाँ से जाना ही होगा। दूसरा, यह भ्रम है तेरा, भ्रम, वह अकेले थोड़ी है, उसके साथ आर्यन मैन भी तो है। पहला, वह तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो संवाद है वो आपने देखा कि इसकी भाषा किस प्रकार से मुहावरेदार है। आप इस संवाद को और बढ़ा सकते हो कि वह तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अच्छा चलो, तुम्हारी बातों में क्या रखा है, इस प्रकार बातें करके मैं अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहता, अब मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार से आप संवाद को समाप्त भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संवाद है उसकी भाषा कैसी हो गई, आपने देखा मुहावरेदार भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। बच्चों, आप लोग जो संवाद लेखन करते हो, संवाद लेखन तो आप कर पाते हो पर एक साधारण बातचीत के जैसा करते हो, उसमें आप ना तो मुहावरों का कोई प्रयोग कर पाते हो, क्योंकि मेरा पिछली कक्षाओं से जो अनुभव है वह मेरा अनुभव यह कहता है कि आप मुहावरों का प्रयोग करने में थोड़े उतने अच्छे तरीके से मुहावरों का प्रयोग आपका नहीं होता है। तो अब इस बार संवाद लेखन करते समय आप यह ध्यान रखें कि आप मुहावरों का प्रयोग करें। माँ बेटे के बीच संवाद है। एक और उदाहरण है, बेटा, माँ ओ माँ, माँ, अरे आ गए बेटा, हाँ माँ, माँ आज स्कूल से आने में काफ़ी देर लगा दी। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस विषय में यह संवाद हो रहा है और इस संवाद का जो विषय है वह सामने आ रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से आप संवाद लेखन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके लिए मैंने कुछ लेखन हेतु कार्य दिए हैं
वह कार्य है डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद लिखना है। दूसरा है सामाजिक दूरी का पालन करने वाले व्यक्ति और पुलिसकर्मी के मध्य संवाद लिखिए। बच्चों, आजकल बहुत सारे लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और इस कारण से पुलिसकर्मियों और व्यक्तियों के बीच में कई बार क्या होती है कि थोड़ी सी झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे पुलिसकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इनके बीच में ऐसा एक संवाद स्थापित करें, बनाएं। दो मित्रों के मध्य संवाद लिखें जिसमें ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा होने वाली पढ़ाई की चर्चा हो। अपने जो है विद्यालय में या कुछ भी है जो है ऑनलाइन कक्षा में किस प्रकार से आपकी पढ़ाई होती है, कितना आपको समझ में आ पाता है, इनका जो कक्षाएं हैं उनका औचित्य सिद्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, इन सभी के चर्चा हम मित्रों से किस प्रकार से बात करते हैं कि अपने मन को खोल कर रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपको संवाद करना है। और बच्चों, यह सभी कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। जितना भी आपको कार्य करना है, चाहे वो व्याकरण आधारित हो, लेखन आधारित हो, पाठों पर आधारित हो, सभी कार्य आपको एक ही कॉपी में करना है, अलग अलग कॉपी नहीं बनाना है। और साथ ही साथ आपको पाठ 1, 2, 3 जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं, तीनों पाठ, पाठगत व्याकरण और साथ ही साथ उसमें से जो हमने आपको व्याकरण के कार्य अलग से मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, कार्य व्याकरण के भी अलग वीडियो बना के दिए हैं, कक्षा में भी समझाया है। तो वे सभी आप पुनः देखें क्योंकि आपका पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, आपको तुरंत डेट पता चल जाएगी। ये सभी आपको वैकल्पिक होंगे प्रश्न पत्र, तो उसके द्वारा आपकी परीक्षा होगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन से पढ़ना है। पाठ हैं, पाठों को एक एक लाइन से पढ़ना है, रीडिंग अच्छे से करना है क्योंकि बैक एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ अंदर से पुस्तक के अंदर से प्रश्न बनाए जाएंगे क्योंकि यह आपकी वैकल्पिक परीक्षा है और इसमें बहुत सारे प्रश्नों की आवश्यकता होती है। अतः आप सभी इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, लिखें और अपने घर में रहें। सबसे बड़ी बात है आज की आवश्यकता कि आप अपने घर में रहें, कहीं और ना निकलें। अनावश्यक रूप से तो बिल्कुल नहीं, और आवश्यक रूप से निकलें भी तो पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ निकलें। अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें और यदि वे किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने समझदार हो कि आप अपने बड़ों को भी बता सकते हो कि आप इस तरह से मत कीजिए, ये लापरवाही हम सब पर भारी पड़ सकती है। अतः इस कठिन समय में मुझे पता है आप सभी अपना तो ध्यान रखोगे ही, अपने आसपास और अपने माता पिता का भी ध्यान रखोगे। अच्छे से अपने घर में रहो, अच्छा सात्विक और ताज़ा भोजन करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और मेरे बच्चों, जल्दी ही स्थितियां ठीक होंगी। हम सब फिर मिलेंगे और फिर एक बार अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।